आज सीजेआई का एक नया डिसीज़न आया जिसमें उन्होंने रियल एस्टेट पे उनको मजबूर होके इंटरफियर करना पड़ा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ सरकार इतने नियम कानून बनाती है, रोज़ नए एक कानून ले आती है, लेकिन उसके बाद भी कोई डिसीज़न नहीं होता है और अल्टीमेटली कोर्ट की शरण में जाते हैं। तो इस मुद्दे पे हम आज बात करेंगे। ये जो मुद्दा जुड़ा है रियल एस्टेट अथॉरिटी का। हुआ ये था कि शिमला हाई कोर्ट में सरकार ने एक याचिका दायर की, जिसमें वो तो वहाँ से जो रेरा का जो ऑफ़िस है उसको धर्मशाला शिफ्ट करने के लिए वो केस लगा था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उसपे से दिया कि सरकार ये जो रेरा अथॉरिटी है ये बोझ बन चुकी है, या तो इसमें संशोधन किया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। जब इस तरह का देश के ऊपर बोझ रखना कोई मतलब नहीं है, इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये कुछ कारण से बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफियर करना पड़ा क्योंकि इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है और जिस उद्देश्य से वो कॉमन पब्लिक के लिए बनाया गया था, उससे उनको नुकसान हो रहा था। उनका कहना था कि ये बिल्डर का सहायक बन के रह गया है, जबकि ये कंज़्यूमर के लिए बनाया गया था कि उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। जिस तरह से हमने हमारे देश में देखा होगा कि नियम कानूनों की धज्जी उड़ाना एक फैशन सा बन बन गया है। लैंड अधिग्रहण के भी कोई नियम नहीं है, कहीं भी जाके कोई भी जगह एक्वायर कर लेते हैं, कहीं भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने लगती है। ये एक लिमिटेड जगह है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ एक ऑल डायरेक्शन में सिटी का डेवलपमेंट होता है, लोगों ने बस एक ही घर बनाने का एक काम शुरू कर दिया है और गवर्नमेंट को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हमको प्रोडक्शन के लिए लैंड बचाना ज़रूरी है। तो हमें जब रोड की प्लानिंग करते हैं तो उसी के साथ-साथ सारी प्लानिंग होनी चाहिए, नहर बनानी चाहिए उसी से ताकि वाटर की व्यवस्था हो, रोड के किनारे मकान बनाए जाएँ ताकि बाकी एरिया लैंड का किसानों का बचा रहे सुरक्षित, क्योंकि जब पॉपुलेशन किसी एरिया में इकट्ठी हो जाती है, तो एग्रीकल्चर का करना उनका मुश्किल हो जाता है। चोरी-चमारी ये हो जाती है, उनका जो पीस खत्म हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, बोर लगा-लगा के और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई हैं और पानी एब्ज़ॉर्ब करती हैं। तो किसानों के लिए एक समस्या हो जाती है, पर्यावरण भी खत्म हो जाता है, झाड़ काट-काट के ये कर देते हैं, बारिश नहीं होती, सूखा हो जाता है, चारागाह नहीं होते हैं पशुओं के लिए, उनके रखने की जगह नहीं होती है और पॉपुलेशन ज्योग्राफिकल जो डिफरेंस हम जिसको बोलते हैं कि गाँव में आपको काम के लिए लेबर नहीं मिलेगा और अननेसेसरी शहर में आके पॉपुलेशन मकान के इसके रोड बिजली के लालच में फ्रीबी के लालच में आके शहरों में इकट्ठी हो जाती है। पर्यावरण भी दूषित होता है, पानी की प्रॉब्लम देखेंगे, ट्री काट देते हैं और इलीगल कॉलोनी बस जाती हैं। इलीगल कॉलोनी का तो ये हाल है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता। गवर्नमेंट की मिली-भगत भी होती है कि अनऑथराइज़्ड कॉलोनी खेत खेत किसी किसान को है, जब उसने तंग आ गया तो वो क्या करता है 10 फीट की रोड काटा और प्लाट काट के किसी तरह से अपने पावर ऑफ अटॉर्नी से ये है पार्षद-वार्षद से मिलके बेच देते हैं और बाद में देखा जाएगा 5-10 साल बाद वो मिलके झंडा लेके गवर्नमेंट के सामने खड़ा हो जाते हैं कि हमारा घर तोड़ दिया, हमारा ये कर दिया। इस तरह का हिंदुस्तान में बड़ी कॉमन व्यवस्था हो जाती है और इससे एक समस्या और बड़ी मैं आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी, जैसे गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड का कारण क्या था? आपने देखा होगा रोड के किनारे जो जगह होती है, रेलवे की होती है, रेलवे फ्यूचर एक्सपांशन करना हो पर्यावरण के हिसाब से और जगह को हमेशा रोड के दोनों साइड में रेलवे ट्रैक के वहाँ रखते हैं क्योंकि रेलवे हमारे यहाँ से 200 साल पुराने का नेटवर्क है। अब बिग लाइन डल रही हैं, डबल रोड बनती हैं, ट्रिपल रोड बनती हैं, उसी के पैरेलल रोड भी बनाना पड़ता है। कारण क्या है कि मान लो कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्रेन भी लगाने पड़ते हैं, एम्बुलेंस भी लगानी पड़ती है और बोगी उठा के ले जाना पड़ता है। पर ये सब चीज़ का वायलेशन करके और रोड की जगह एरोड्रम की जगह सब एक्वायर कर ली जाती है और ये बाकायदा पॉलिटिशियन की
मिलीभगत से होती है। और वहाँ पे झुग्गी का जो धंधा चला है 25-30 साल से, तो ये किसानों को भी नहीं जीने देते हैं, लोगों को, प्राइवेट लैंड वालों को भी माफिया पनप गया है। और शहर के किनारे भी इनके लीडर बन के जो माइग्रेशन होता है विदेशों से, और यहाँ से भी जो एक गरीब तबका है वो आता है और रेलवे लाइन के किनारे, रोड के किनारे इलीगल बसाहट बना लेते हैं। और उसके बाद आप जब जरूरत होगी खाली कराने के लिए बोलेंगे तो वो झंडा लगा के खड़े हो जाते हैं। एक देश की एक बहुत बड़ी समस्या है ये, प्रॉपर्टी से लेके। और इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। दूसरा एक एक मुझे आपत्ति इस बात से भी है कि एग्रीकल्चर लैंड का को मकान के लिए उपयोग करना एक बहुत दुखदाई डिसीजन होगा। ये अभी भले ही इसका दुष्परिणाम ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में देश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और अभी भी हम देखो आधे से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, खाने का तेल हम मलेशिया, सिंगापुर से और ब्राज़ील से इंपोर्ट करते हैं, दाल वो लाते हैं, अमेरिका से अभी दाल का वो हो रहा है, सोयाबीन इंपोर्ट का ट्रेड हो रहा है। जबकि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती थी। हमारे यहाँ यदि तेल होता है और उसकी जो खली निकलती है तो जानवरों को खिलाते थे, दूध होता था, तो पूरा नेटवर्क खराब कर रखा है इन लोगों ने। और एक काम चल रहा है, बिल्डर माफिया चल रहा है। तो बिल्डर माफिया क्या होता है, सस्ती ज़मीन ले लेते हैं किसानों से और बुकिंग कर लेते हैं। एक प्रोजेक्ट में बुकिंग किया, उसके बाद में उसका पैसा दूसरी जगह डाइवर्ट करके वहाँ से वो अगेन नई लैंड ले लेते हैं। और जब इसको धीरे-धीरे अपना 5 साल का टाइम है तो 10 साल में, 12 साल में पूरा करके धीरे-धीरे देंगे, यहाँ से पैसा लेंगे, दूसरी ज़मीन लेंगे। इस तरह का ये पिछले 20-25 साल से ये बहुत ज़ोर-शोर से ये माफिया चल रहा है। और इसी ने पूरी डेमोग्राफी का, देश का सत्यानाश कर रखा है। और शहरों की तरफ पूरा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है और लोग आके इकट्ठे हो गए हैं और झंडा लेके नारेबाजी करते हैं, रोजगार दे दो, काम दे दो। अब कहाँ से रोजगार मिलेगा, काम छोड़ के, घर छोड़ के सब तो आके शहरों में बसे हुए हैं। तो इसमें नेता लोग की मेन मूवी का नेता लोगों की होती है। तो अब इसमें बताऊँ, ये फिर इसको तंग आके गवर्नमेंट ने रेरा बनाया था, क्योंकि जब कंप्लेंट आने लगी थी, किसी ने 10 करोड़, 20 करोड़, 5 लाख में, 50 लाख में मकान बुक किया था, तो पता लगा बिल्डर बुकिंग तो करता है सपने दिखा के, उसके बाद में उन लेके और आधा प्रोजेक्ट छोड़ के या भाग जाता है या रेट बढ़ने से डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो वो हाथ खड़े कर देता है और लोगों का पैसा फँसने लगता है। तो इस तरह से बहुत सी इनकी कंप्लेंट आने लगती है। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहलाता है। 1 मई 2017 को ये लागू किया गया था। और ये नागालैंड में को छोड़ के बाकी पूरे इस देश में लागू किया गया था। और 2016 से ये वर्क कर रहा है। लेकिन और इसमें 52 धारा बनी हुई है, जिसमें एक-एक धारा में अलग-अलग इनके नियम दिए गए हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर होता है, तो इनके विषय में रेरा की हमेशा शिकायत आती है। और कंप्लेंट करने के बाद भी ये होता है कि टाइमली डिसीज़न नहीं होता है, बल्कि वो और अपील में चले जाते हैं। बिल्डर यदि हार भी गया तो वो अपील में चला जाता है, फिर चल रहा है 10-15 साल, फिर चल रहा है। तब तक जो बायर होता है वो ईएमआई भी देता रहता है, रेंट पे भी रहता है, और उसके बाद में भी मकान मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूरा होगा, कोई गारंटी नहीं होती। तो इस तरह की एक अव्यवस्था बनी हुई है। इसीलिए हताश होकर हमारे सूर्यकांत जो हैं चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसको डिसीज़न दिया, इसका आया कि ये हताशा, निराशा का सूचक है और बिल्डर का साथ देने वाला एक कानून है। इसको बंद कर देना चाहिए। उन्हें मजबूरी में ये बोलना पड़ा। इसमें अब नियम ये था कि कोई भी 500 मीटर की ज़मीन है या रेरा प्राधिकरण के अंदर में वो आती है, तो 8 मंजिल का कोई अपार्टमेंट है, 8 फ्लैट का कोई अपार्टमेंट है, तो इन सब की परमिशन जो अथॉरिटी होती है, रेरा की अथॉरिटी, उससे परमिशन लेना ज़रूरी है। और इसके नियम बिल्डर के लिए बनाया गया है कि 70% राशि वो लेंगे और इनिशियल स्टेज पे
10% राशि स्टार्टिंग में लेंगे और उसके बाद 70% राशि वन बाई वन करके पूरा प्रोजेक्ट में लेंगे और उसका 5 साल का नियम कानून बनाया गया था। और इसमें ये भी नियम बनाया गया, पारदर्शिता रखी गई बायर के लिए कि कारपेट एरिया के आधार पे आप लेंगे, लेकिन बिल्डर जनरली क्या होता है, पूरी बिल्डिंग का जो सुपर बिल्डअप होता है उसके आधार पे वो पैसा वसूलते हैं ताकि उनको फ़ायदा होता है। अब इसकी शिकायत आती है तो शिकायत का भी नियम है कि 30 दिन में शिकायत पूरी हो जाना सुनवाई होना चाहिए, पर इतनी पेंडेंसी है हमारे यहाँ पे तो वो नहीं हो पाती है। उसका कारण ये है कि रेरा में जो आते हैं जनरली रिटायर्ड जो जजेस वगैरह होते हैं, वो आते हैं। तो उनका कोई मोटिवेशन नहीं होता वहाँ काम करने का कि वो किसी बिल्कुल कॉज़ के लिए आए हों। तो ये उनकी एक क्या कहेंगे, उदासीनता कह सकते हैं कि उसके कारण सिर्फ़ खाना-पूर्ति होते रहती है और वो अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। फिर जो बायर होता है या अपील में चले जाते हैं तो फिर और एक लंबा टाइम लग जाता है। स्टाफ भी नहीं होता है, उनका एक कारण होता है, तो उसके कारण भी दिक्कत है। दूसरा उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है किसी चीज़ का, किसी प्लॉट का, किसी चीज़ का वो मेज़रमेंट करने वाला या कोई जो इंस्ट्रूमेंट हो जो देखा जाए। लैंड लैंड का नामांतरण का जो होता है टोकनाइज़ेशन जिसको हम बोलते हैं, वो पता ही नहीं लगता है। हमने एक से ज़मीन लिया, दूसरा आदमी आ गया क्लेम करने के लिए, फिर कोई और तीसरा आदमी आ जाता है। तो इस तरह की एक पूरे देश में अव्यवस्था बनी हुई है। भूमि का टाइटल ही क्लियर नहीं होता है, स्टेट का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट के पास, और है भी तो कोर्ट उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई उनके पास लीगल पावर नहीं है कोर्ट के पास कि वो उस चीज़ को बिल्डर को उनको बाध्य बना सके। अल्टीमेटली क्या होता है, गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि जब आप मकान बुक करते हैं तो आप विजिलेंट बने रहें। मतलब यदि बायर बुकिंग करता है, मकान लेता है, तो वो स्वयं मॉनिटर करता रहे कि बिल्डर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक उम्मीद की जाती है और कोर्ट से स्टे लेके और डिफ़ॉल्ट का काम च होता रहता है। ईएमआई वो देता रहता है, तो ये एक दुखदाई हो जाता है और अनफिनिश्ड टास्क चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। दूसरा जो मैंने सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि जो एक बिल्डर माफिया हो गया है, जो सिर्फ़ मकान के डिब्बे बना-बना के और बेचे जा रहे हैं, और देश में ने भी शायद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि रोज़गार देने का और देश को एक डेवलप्ड दिखाने का एक साधन है कि जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन जाए, शहरों में जो एक व्यवस्था दिख जाए, बाकी गाँव में, बाहर जगह में जो होता रहे, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, वो चलता रहेगा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन शहर टिप-टॉप दिखना चाहिए। ये गलत मानसिकता गवर्नमेंट की भी हो गई है, लोगों की भी हो गई है, उसी का फ़ायदा बिल्डर उठा रहे हैं। और ये जब क्या होता है कि सेल अच्छी होती है, जब मार्केट अच्छा चलता है, शेयर मार्केट या देश की व्यवस्था इकोनॉमी ठीक चलती है, तो इतनी डिमांड आती है, इनकी डिमांड है, मनमानी रेट पे बिल्डर लाखों करोड़ों रुपए बनाते हैं उसका। तब उनको दुःख नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उनका मार्केट स्लो होता है कोई कारण से, तो फिर वो अपना रोना रोते हैं, प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं और डिफ़ॉल्ट करके गवर्नमेंट के सामने हाथ खड़े कर देते हैं। अल्टीमेटली इसमें फँस जाता है, बायर फँस जाता है। तो इसके लिए यूनिफ़ाइड एक पोर्टल भी बनाया गया है नेशनल लेवल पर, लेकिन जिसमें मॉनिटरिंग का कोई विशेष सिस्टम नहीं है, तो उसके कारण वो पूरा नहीं हो पाता है। और अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि 86% जो बिल्डर हैं, उन्हें काम की करने लगे हैं डर के वजह से, पेनल्टी वगैरह के डर से। फिर भी अभी 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। तो यूनिफ़ाइड पोर्टल के आधार पे लोग मकान बुक करते हैं कंप्यूटराइज़ेशन से, उसी से देखते हैं, उसी से इंस्टॉलमेंट लेते हैं और ये करते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य आज ये बताने का ये था कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ बिल्डिंग बना लेने से देश का विकास कैसे कहा जा सकता है।
आपको चाइना का उदाहरण बताऊँ, चाइना का घोस्ट टाउन हो गया है। उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे सबसे पहले इंफ्रा को डेवलप किया था। वहाँ तो सेंट्रलाइज़ कमान है उनकी डिक्टेटरशिप जैसी, तो उन्होंने बना लिया था। अब इस समय मंदी की भी चल रही है तो मकान खाली है। वही हाल हिंदुस्तान के भी हो रहे हैं। बिल्डर जो डिब्बे बनाते हैं वो खाली रहते हैं और रोना रोते हैं और उसका खामियाजा वो भुगतता है। तो यहाँ गलती किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट क्यों क्यों लैंड एक्वायर करने देती है? स्वयं एक्वायर करे। और रोड जो नेशनल हाईवे है, जो रोड बनी है, जब हमको एक ह्यूमन नेचर मालूम है कि आदमी कहाँ जाएगा? जहाँ रोड मिलेगी, पानी मिलेगा और लाइट मिलेगा वहीं जाएगा। तो नेचुरली वर्टिकल डेवलपमेंट करना चाहिए। रोड के किनारे-किनारे की जगह नहर बनाए, साथ में टेलीफ़ोन की लाइन ले, बिजली की लाइन ले, बराबर रोड के दोनों साइड 2, 4, 5 किलोमीटर जो भी डिसाइड करें, तो शहरों की कनेक्टिविटी बनाएँ तो ऑटोमेटिकली दूसरी लैंड बचेगी। अदरवाइज़ क्या होगा? पूरा देश तबाह हो जाएगा और उसके बाद हम फिर एक डेज़र्ट कंट्री में बन जाएँगे, क्योंकि पानी का भी दोहन होता है, वो भी कोई व्यवस्था नहीं है। नदियों का भी बुरी तरह से तबाह कर रखे हैं। कहीं भी डिस्पोज़ल जा रहा है, गंदा पानी कर रहे हैं, नाले छोड़ रहे हैं, शहर का सीवर छोड़ रहे हैं। इसको हमने डेवलपमेंट मान लिया है और ये बड़ी दुखदाई व्यवस्था है। चारागाह नहीं है जानवरों के लिए। दूध की नदियाँ जो बहती थी हमारे यहाँ, हम केमिकल का, पाउडर का दूध और पनीर और वो मावा खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और बड़े शान से हम कहते हैं कि हम 145 करोड़ लोगों का भरण-पोषण करते हैं। तो ये कोई जस्टिफाइड नहीं है, इसके लिए मैंने आज बताया। आप लोग अपने डिमांड उठाएँ, ज़मीन ना लेने दें। आने वाली ज़मीन, सोना आपका झूठा हो जाएगा। ज़मीन है तो आप ज़िंदा रह पाएँगे, नहीं तो एआई आ गया है। एआई से वैसे भी अभी नौकरी जा रही है तो घबराहट मची हुई है और आने वाला समय और हो जाएगा। आप कहाँ रहेंगे, कहाँ सर छुपाएँगे, क्या खाएँगे? एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सरकार से भी पूछें, अपने आप से पूछें, अपने पर्यावरण वालों से, अपने आस-पास वालों से पूछें और सवाल जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें, यूनाइट रहें और इसके लिए लड़ाई भी लड़ने ज़रूरत पड़ती है तो देश, आप बचेंगे तो देश बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। इतना कह के मैं आज को ये रियल एस्टेट के विषय में की दुर्दशा के विषय में आपसे मैंने बताया। इसको ज़रूर आप ध्यान से सोचें। ये आने वाले 10 साल बाद बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनने वाली है और गवर्नमेंट को जगाना ज़रूरी है, जगाएँगे आप। जय हिंद।